Hey guys, hello everyone, welcome to Easy Co with me। हम सोल्व कर रहे हैं दिसंबर 2018 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेपर। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहला है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑन द बैंकिंग ऑफ सिस्टम। तो नरसिम्हन कमेटी आई थी हमारी 1991 में। नेक्स्ट है इनेचमेंट ऑफ फेमा एक्ट इन इंडिया, ये आया था 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो एग्जिम बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंप्यूट द इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन आर मेड इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी। यानी जो इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर है इसकी कैलकुलेट करने के लिए इसको निम्न में से कौन सा संशोधन जो है वो जीडीपी में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें क्या है, जब कोई भी इकोनॉमी जो विकास करती है, कोई भी इकोनॉमी डेवलपमेंट करती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को एज इट इज़ रखने के लिए, नहीं उस पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े, तो इसके लिए जो भी कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो पर्यावरण क्षरण संबंधी जो भी हमारी कॉस्ट होती है उस लागत को क्या है, माइनस, उसको क्या है, घटाया जाता है, कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। यानी कि जो इंश्योरेंस स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि कब लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले है कम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी व्यापक फसल बीमा योजना, ये कब आया था? 1983 में आता है ये, ठीक है, ये आता है 1983 में। नेक्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, तो ये आया था 1999 टू 2000 के बीच में आता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, यानी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये कब आया था? 2010 एंड 11 के बीच में आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब आया है? 2015 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर बनेगा, यानी 1, 2, 3 और 4 लगातार ये हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द SRS बुलेटिन ऑफ September 2017 द एस्टिमेटेड डेथ रेट ऑफ केरला इन 7.6 while for Bihar it is 6 from these data which of the correct inference to draw। यानी जो हमारा SRS बुलेटिन जो है 2017 का, उसके अकॉर्डिंग केरला की डेथ रेट कितनी है? 7.6% है और बिहार की 6% है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही कैलकुलेशन है वो क्या निकलेगा? तो इसका है, सबसे पहले है हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल इन बिहार इज़ द बेटर देन दैट इन केरला। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, ठीक है, केरला के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन है वो बिहार की केरला से अच्छी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है सुसाइड रेट इन केरला इज़ वेरी हाई, ये भी गलत हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार इज़ हायर देन दैट इन केरला, तो केरला से, यानी कि जीवन प्रत्याशा जो है वो केरला से ज़्यादा है बिहार की, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि केरला में क्या है, केरला में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी जो है वो बिहार के कंपैरिजन में केरला में ज़्यादा है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी क्या है, केरला में ज़्यादा है, ठीक है। तो और वैसे भी अगर ऑल स्टेट में बात करें तब भी केरला का जो है नंबर 1 आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन केरला इज़ फास्टर देन इन बिहार, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि बिहार के कंपैरिजन में जो केरला की जनसंख्या है उसमें वयोवृद्धिकरण जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये कब, कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको शुरू किया गया था और इसका मेन जो मोटिव था शुरू करने का ये क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करवाना, और जो शिशु मृत्यु दर है और जो मातृत्व मृत्यु दर है उनको कम करना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज, यानी निचले स्तर से जो नियोजन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये सब मिलकर जब किसी भी योजना का डिसीजन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया, उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग कहते हैं, यानी कि उसमें सभी को इंक्लूड किया जाता है, निचले स्तर से लेके ऊपर के लेवल तक उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। और तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हम समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग क्या होती है। सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग में क्या होता है कि ऑल डिसीजन है, किसी भी योजना की जांच करनी है तो वो सारे डिसीजन क्या होते हैं? सेंटर के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शनल प्लानिंग। तो फंक्शनल प्लानिंग जो है इसमें क्या किया जाता है कि उसमें इस समय जो आर्थिक ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए या फिर इसको मजबूती देने के लिए इसका क्या है? एक अपना लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? ये होता है डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना उनके लिए होता है, ये वहाँ पे वर्क करता है ये फंक्शनल प्लानिंग जो है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग में क्या होता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ जब हम जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें भी अच्छे परिवर्तन लाने का जब प्रयास किया जाता है या परिवर्तन को जब महत्व दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल्स, यानी बायोफ्यूल्स में से इनमें से कौन सी ऐसी गैस जो है इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है? ठीक है, तो सॉरी जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स जो है इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, बायोफ्यूल में। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। तो आई डू व्हाट आई डू ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी रघुराम राजन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रघुराम राजन ने। और ये पुस्तक जो है ये हमें क्या बताती है? ये जब रघुराम राजन जो है वो गवर्नर थे उस टाइम उनके जो भी लेक्चर थे, उनकी जो भी स्पीच थी, ठीक है, उन सब का कलेक्शन है ये बुक। ठीक है, इस बुक में उन सभी स्पीचेस का और उन्होंने जो भी भाषण दिए वो सब का क्या है इसमें संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एज पर द स्पेशल बुलेटिन ऑफ SRS मई 2018। 2018 के अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं असम। तो असम में जो मातृत्व मृत्यु अनुपात है यानी MMR है, MMR, ठीक है, ये असम में कितनी थी? ये असम में थी सबसे ज़्यादा थी असम में थी 237। ठीक है, 237। उसके बाद आता है यूपी। ठीक है, यूपी में था ये 201। नेक्स्ट आता है एमपी में था ये 173 एंड लास्ट में आता है बिहार में था 165। तो हमारा राइट आंसर होगा 1 4 3 एंड 2। 1 4 3 एंड 2 यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको हाँ इस रेट को जो है ये 18 का है, इसको आप 2019 एंड 2020 का भी इसको चेक कर लेना कि ये रेट क्या है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है इन निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सबसे पहला है कि देयर आर 115 डिस्ट्रिक्ट इन दिस प्रोग्राम,
यानी इस कार्यक्रम में 115 यानी 115 जिले इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये प्रोग्राम था आकांक्षापूर्ण जिलों का कार्यक्रम, तो इसमें 115 जिलों को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है द कोर स्ट्रेटेजी ऑफ दिस प्रोग्राम इज कन्वर्जेंस कोलोबोरेशन ऑफ कंपटीशन, यानी इस कार्यक्रम की जो प्रमुख स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इसमें कन्वर्जेंस यानी अभिसरण और कोलोबरेशन यानी सहयोग और कंपटीशन और स्पर्धा, ये तीनों इसमें इंक्लूड किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देयर आर 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि जिलों की जो प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए, उसका एस्टिमेट लगाने के लिए क्या है 49 की इसमें क्या है संकेतक जो है वो इंक्लूड किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट यानी 3 ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी इंडिया कवर्स ओनली व्हीट पैडी एंड कोर्स सीरियल्स, तो इसका राइट आंसर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसमें ओनली इन 3-4 जो हमारी ये अनाज हैं, 3-4 टाइप के जो अनाज हैं यानी 3-4 प्रकार की जो ये फसलें हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि इसमें टोटल 23 प्रकार की जो फसलें हैं इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ग्रेड ए पेडी इज ऑलवेज हायर देन दैट द कॉमन पेडी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि जो ए ग्रेड की धान है उसका MSP मूल्य जो है वो सामान्य जो हमारा जनरल धान होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदा ही क्या है, हमेशा ही क्या है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सामने इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, वो हमें बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाई इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये क्या है एक चुनौती के रूप में इसको नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर हम सोने का आयात करते हैं तो इससे क्या है जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, यानी विदेशी रिजर्व जो है उसमें क्या है वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है, तो ये एक कंट्री के लिए जब जिस कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व हैं वो ज़्यादा होते हैं तो उस कंट्री के लिए वो क्या है एक अच्छा संकेत होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोने का आयात जो है या हाई इंपोर्ट ऑफ गोल्ड है वो एक समष्टि आर्थिक चुनौती नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइज।